So this anemia develops due to the deficiency of the iron. ओके, आयरन की डेफिशिएंसी जो होती है, तो आयरन का स्टोर जो होती है हमारी उससे कम हो जाएगी. सो द नॉर्मल आयरन स्टोर इज 4 to 5 grams. Majority I have told you in the previous class, it is in which form? Iron is associated with, majority it is with hemoglobin. Okay, and 15 to 30% is in the storage form. Okay, rest is with the myoglobin and other iron transport proteins are there. There are other enzymes, iron based enzymes are there like cytochrome, glutathione, है ना, काफी सारे enzymes होते हैं जो iron containing होते हैं. तो as a whole, the daily iron requirement in case of male it is 5 to 10 milligram per day only, and in case of female it is double, 20 milligram per day. Okay, and in case of pregnancy and lactation it gets doubled. Okay, क्योंकि requirement बढ़ जाता है, so 40 milligram per day. आ जाओ अंदर. So the etiology you can think of कि अगर dietary intake कम हो गया, isn't it? The inadequate dietary intake, है ना, खाने में अगर iron based diet कम ले रहे हो, okay, that may happen. Then if there is increased demand, like in pregnancy and lactation, isn't it? So in those cases it may develop anemia. Then there will be pathological blood loss, increased demand, inadequate dietary intake, okay, or pathological blood loss due to certain diseases. कुछ disease हो रहा है, chronic diseases maybe, or acute, it may develop deficiency of iron like chronic worm infestation, piles, isn't it, like bleeding peptic ulcer, isn't it, or excess menstrual loss. उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल अगर है, नॉर्मल से ज्यादा अगर लॉस हो रहा है, इट इज कॉल्ड मेनोरेजिया. ओके, देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड मेट्रोजिया. ओके, वो क्या होता है, बीच बीच में भी जो साइकिल्स है उसके बीच में भी हो रहा है. ओके, सो दैट इज पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस. और डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाए, नॉर्मल डाइटरी इंटेक है, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बट द एब्जॉर्प्शन इज नॉट एडेक्वेट. ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द एब्जॉर्प्शन, लाइक देयर सडन मैल एब्जॉर्प्शन डिजीजेस. ओके, क्या होता है, कुछ डिजीजेज होती है जो एब्जॉर्प्शन को कम करती है. वन ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड सीलिएक स्प्रू. ओके, वो मैल एब्जॉर्प्शन डिजीज में आता है. ओके, then like if there is partial or total gastrectomy, okay, so उसमें भी क्या होता है, absorption कम हो जाती है. You can see here nutritional deficiency, menstruation, pregnancy, lactation, during childbirth also the demand is more. Okay, infancy and childhood, then bleeding peptic ulcer, piles, worm infestation, chronic aspirin intake. अगर को काफी दिन से ना क्या होता है, NSAIDs लेते रहते हैं, दर्द की दवाइयां, है ना, तो उस केस में भी क्या होता है, ब्लड लॉस की चांसेस है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर होने लगता है, अल्सर का डेवलपमेंट हो जाता है अगर काफी लंबे टाइम तक के लिए ले रहे हैं वो NSAIDs, एस्पिरिन बेस्ड. एस्पिरिन इज वन ऑफ द NSAIDs. ओके, सो दिस में बी द causative agents of iron deficiency anemia. What are the clinical manifestations? Clinical manifestation बताया आपको, जो भी जनरल एनीमिया का फीचर्स होंगे वो सारे फीचर्स इसमें भी मिलेंगे. लाइक स्केल पे, स्किन पे पेलनेस होगा, उसके बाद आईज में चेंजेस मिलेंगे, इजंट इट, पैलर मिलेगा, है ना. एक्सट्रीम केसेस में आपको येलोइश कलरेशन और रेड कलरेशन भी मिल सकता है. और क्या मिलेगा आपको? यस, नेल्स में चेंजेस मिल सकते हैं, इजंट इट. उसके बाद आपके जो टंग होते हैं, टंग में भी इन्फ्लेमेशन होने लगता है, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस कहते हैं, चिलाइटिस हो सकता है. ओके, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, पैल्पिटेशन मिल सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, हार्ट मर्मर्स हो सकती है, इजंट इट. सो ए नंबर ऑफ थिंग्स विल बी देयर. इन एक्सट्रीम केसेस आल्सो किडनी में भी इन्वॉल्व. किडनी में नॉर्मली प्रोटीन यूरिन में नहीं जाते, यू नो, एल्बुमिन नहीं होते, एल्बुमिन, लेकिन इस केस में एल्बुमिन यूरिया हो सकता है. समझ में आ रहा है? सो ए नंबर ऑफ फीचर्स यू मे फील, और जनरल फीचर्स तो मिलेंगे आपको,
like dizziness, fatigue, easy fatiguability, lethargy, okay, loss of concentration. So these things will be there. Along with that, there are characteristic features. As she was telling, spoon shaped nails. Nails में क्या होंगे? वो spoon shaped होंगे, concavity आने लगेगा, समझ में आ रहा है? And also there will be longitudinal striations. Longitudinal striations में नहीं लगते, brittle soft nails हो जाते हैं, soft and brittle nails. Okay, so that is called, इसको क्या term बोलते हैं? Koilonychia. क्या बोलते हो आप? Koilonychia. Soft brittle spoon shaped nails. Okay. Then in the tongue also you may get atrophic glossitis बोलते हैं, papillas होते हैं टंग पे, वो atrophy होने लगते हैं. Okay, and it may be shiny glossy appearance होगा. Okay, and you can see associated cheilitis, angle of the mouth, यहाँ पे क्या होगा? Redness और inflammation होने लगेंगे, breaks हो जाएंगे, isn't it? Stomatitis you will see, stomatitis all over the mouth, oral mucosa area. Atrophic glossitis, angular stomatitis or cheilitis. Okay, then there may be development of a wave. क्या होता है इस पेशेंट्स में? डिस्फैजिया होने लगता है. डिस्फैजिया, हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म डिस्फैजिया? डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, है ना? उसको पानी देखो तो चला जाएगा, और थोड़ा सा सेमी सॉलिड और सॉलिड डाल दो तो नहीं कर पाएगा वो. ओके, सो देयर विल बी डिस्फैजिया. दिस इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ मेम्ब्रेन इन द पोस्ट क्रिक्वाइड स्पेस. ओके, जो माउथ में जो स्पेस होती है, जो जा रही है इसोफेगस को मिल रही है, वहां पे क्या होता है कि वेव बन जाती है. ओके, मेम्ब्रेनस वेव, इसोफेजियल वेव कहते हैं इसको. ओके, दैट मे कॉज डिस्फैजिया. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ओके, अपार्ट फ्रॉम द अदर फीचर्स, जनरल फीचर्स जो बताया, जो सारे एनीमियाज में मिलेंगे, इसके लिए स्पेशल है ये. ओके, देन लैब इन्वेस्टिगेशन व्हाट विल यू गेट? ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट, एमसीवी, माइक्रोसिटिक. किस तरह का पिक्चर मिलेगा पेरिफेरल स्मीयर में? साइज छोटे होंगे या बड़े होंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में साइज क्या होंगे? छोटे हो जाएंगे. उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसिटिक एनीमिया. माइक्रोसिटिक जब भी होता है तो एमसीवी छोटे हो जाते हैं, साइज छोटे हो जाते हैं. ओके, देन एमसीएच एंड एमसीएचसी. अरे उधर से जाया करो, लेट से आते हो, उधर से जाया करो, डोंट क्रॉस. What about the MCH and MCHC? The color will be reduced, it will be paler. Okay, so MCHC और MCH दोनों कम हो जाएंगे. And CI क्या है? Color index. Okay, color, इसमें भी color है. Okay, so color index will also be reduced. Okay, microcytic hypochromic I have told you. In the bone marrow you will get micronormoblastic erythropoiesis. Erythropoietic activity will be more. लेकिन साइज जो होंगे वो छोटे होंगे. जितने भी ब्लास्टिक सेल्स है, जो प्रिकर्सर सेल्स है, समझ में आ रहा है, उसका हाइपरप्लेजिया होगा, बट द साइज विल बी लेस. एंड आयरन लेवल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है, आयरन तो कम हो गई है ना, लेकिन कैपेसिटी जो है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. समझ में आ रहा है? टू मेक अप द लेवल ऑफ आयरन. आयरन स्टोर विल ऑब्वियसली डेफिशिएंट, फेरिटिन लेवल भी कम हो जाएंगी. ओके, स्टोरेज फॉर्म, चूंकि आयरन कम है, सीरम आयरन डिक्रीजेस, एंड द स्मीयर विल आल्सो शो डिफरेंट साइज ऑफ द आरबीसीज, साइज एंड शेप, एनिसोसाइटोसिस एंड पोइक्लोसाइटोसिस. समझ में आ रहा है? अलग अलग साइज के मिलेंगे. देन हाउ विल यू ट्रीट इट? मैनेजमेंट कैसे करोगे? ऑब्वियसली कॉज पहले ढूंढना पड़ेगा. कॉज क्या है उसका, है ना? व्हाट इज द कॉज? अंडरलाइंग कॉज. वेदर देयर इज न्यूट्रिशनल इंटेक कम है, या तो हो सकता है कम हो ले रहा होगा वो, या फिर इंक्रीज डिमांड है, या पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस हो रहा है, या एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है. यू हैव टू फाइंड द कॉज and treat the cause. Okay, then only it will be corrected. Obviously you have to give the more iron based supplement, है ना, nutritional support. समझ में आ रहा है? In our India this iron deficiency anemia is most common due to the nutritional problem, है ना. फीमेल सबसे लास्ट में खाना खाती है गांव में आज भी, isn't it? सब घर के लोग खा लेते हैं, सब खाती है वो, या नहीं भी खाती है at time.
So this happens. So this is more common in our country, in third world countries. And obviously, if it is severe anemia, you have to transfuse the blood. Blood transfusion भी करना होता है, समझ में आ रहा है? And then you have to give tablets फॉर्म में दे सकते हैं, है ना? अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, यू हैव टू ट्राई विद ओरल सप्लीमेंटेशन. फेरस सल्फेट का टैबलेट्स आते हैं, गोली आती है आयरन की, है ना? 200 मिलीग्राम TDS 4 to 10 वीक्स. और क्रॉनिक एनीमिया अगर है, सीवियर एनीमिया, मॉडरेट टू सीवियर, इसमें ज्यादा देना होगा, 3 to 6 मंथ. ओके, माइल्ड एनीमिया में 4 to 10 वीक्स के लिए दे सकते हैं. एंड यू हैव टू एजुकेट द फैमिली अबाउट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट and about the importance. So iron deficiency anemia exams में बहुत important questions आते हैं. Okay, then hemolytic anemia, you know, there is obviously hemolysis का मतलब increased destruction हो रहा है, isn't it? Increased destruction of the RBCs. You get this type of anemia here, normocytic, normochromic, normocytic, normochromic, है ना? Destruction तो बढ़ रहा है, but whatever the RBCs are present, they are normal in color and normal in size, है ना? साइज जो भी RBCs बचे हैं कम हो जाते हैं obviously RBCs, तो जो भी RBCs बचते हैं वो नॉर्मल कलर के होते हैं, नॉर्मल साइज के होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मोक्रोमिक एंड नॉर्मोसिटिक. ओके, नॉर्मोसिटिक लिखा है, गलत रह गया. ओके, द ऑब्वियसली द RBCs के जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाती है. इसमें 120 डेज है तो कम होकर के 1 मंथ अराउंड कम हो जाती है सर उसका लाइफ स्पैन. ओके, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज हेमोलिसिस. एंड ये कॉज क्या हो सकता है? कॉज में भी विद इन द कॉर्पस्कल्स, अंदर में है या मेम्ब्रेन में है, समझ में, या बाहर में है, समझ में आ रहा है? या तो इंट्राकॉस्पुलर कॉर्पस्कल्स आरबीसीज के अंदर में या आरबीसीज के बाहर में भी डिफेक्ट हो सकता है. ओके, लाइक इंट्राकॉस्पुलर डिफेक्ट क्या हो सकता है? जो आरबीसीज का जो मेम्ब्रेन है जो इसको शेप मेंटेन कर रहा है उसमें डिफेक्ट हो जाए. आर यू गेटिंग मी? इफ देयर इज डिफेक्ट इन द प्रोटीन, इफ देयर इज डिफेक्ट इन द शेप ऑफ द आरबीसीज, जो प्रोटीन उसको शेप को मेंटेन कर रहा है, कौन सा शेप मेंटेन करता है? बाइकॉन्केव शेप. विच प्रोटीन्स आर मेंटेनिंग? कौन सा प्रोटीन होता है जो मेंटेन करता है? स्पेक्ट्रीन एंड अंकाइरिन, है ना? These are the two important proteins which are maintaining the shape of the protein. अगर उसमें डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? ये शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा एंड इट में बिकम स्फेरिकल और ओवल, है ना? डिफरेंट शेप के हो जाएंगे. शेप अलग हो जाएगा तो हेमोलिसिस बढ़ जाएगी, isn't it? So membrane defects like hereditary स्फेरोसाइटोसिस, स्फेरोसाइटोसिस होती है ना, इसमें मेम्ब्रेन डिफेक्ट होती है. Then there may be enzyme defect. There are different enzymes, you know. Okay, like एक G6PD एंजाइम होती है, G6PD, पढ़ाया था ना आपको? G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया में हेमोलिसिस बढ़ जाती है. Why is it so? Because G6PD क्या होती है? ये कहाँ से आती है? It comes from the HMP pathway. ग्लाइकोलिसिस जब करते हैं ना, जब ग्लाइकोलिसिस होती है, आरबीसीज एनर्जी कहाँ से लेती है? मेनली ग्लाइकोलिसिस करके, isn't it? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, isn't it? माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं. सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, HMP पाथवे, उसमें क्या होती है? एक प्रोडक्ट बनती है G6PD का एंजाइम होती है. ओके, G6PD एंजाइम लगती है उसमें. एंड व्हाट हैपेंस दैट इट फॉर्म्स अंडर द G6PD एंजाइम, इट फॉर्म्स NADPH, and NADPH is required to maintain the ग्लूटाथियोन एंजाइम इन रिड्यूस्ड फॉर्म. उसमें ग्लूटाथियोन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आयरन बेस्ड होती है. ओके, ग्लूटाथियोन एंजाइम शुड बी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म. अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं, और वो मेंटेन कौन करता है? NADPH करता है. अगर वो रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं हो तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होने लगेगा और उसको ब्रेक डाउन करने लगेगा, ऑक्साइड्स बनाने लगेंगे, सुपर ऑक्साइड्स, एंड इट विल ब्रेक डाउन द आरबीसी. सो इट विल कॉज हेमोलिसिस, G6PD डेफिशिएंसी. लाइक हीमोग्लोबिनोपैथी से भी हो सकती है. नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन को चेंज है उसमें डिफेक्ट होने लगा, है ना? लाइक सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल होती है ना, सिकलिंग हो जाती है, 6 पोजीशन पे चेंजेस आने लगते हैं, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाता है.
So it may also cause hemolysis. Okay, so these are the intracorpuscular defect. Then there will be extra corpuscular. RBCs के बाहर के कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको hemolysis करा रहे हैं. ओके, लाइक यू कैन सी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ इम्यून मैकेनिज्म है, ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत सारे हैं, एसएलईज हैं, जॉगरेंस डिजीज, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो ऑटो इम्यून होते हैं. वो क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडीज बनाते हैं और उसको हेमोलिसिस बढ़ाते हैं. ओके, देन देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस, मलेरिया, कालाजार. ओके, काफी सारे डिजीज होते हैं जो आपको हेमोलिसिस को इंक्रीज करते हैं, आरबीसीज को हेमोलाइज करते हैं. देन देयर आर सर्टेन ड्रग्स स्पेशली which is penicillin and lead based drugs जो होते हैं. Okay, penicillin is a very important drug. First antibiotic हुआ था ना ये, penicillin was the discovered. So and in case of burns also you will get extra corpuscular hemolysis. ठीक है बेटा. So what are the factors? As I have told, hereditary spherocytosis, इसमें भी क्या होगा, फ्रेजाइल हो जाएगी आरबीसीज का, हेमोलिसिस बढ़ जाएगी. ओके, shape obviously maintain नहीं होगा. sickle cell anemia we have discussed. Then thalassemia also. Okay, because of the maybe alpha thalassemia or beta thalassemia. Okay, so it do not maintain the hemoglobin chains. Okay, defective chains of the hemoglobin. Okay, वो क्या होता है, hemolysis ये भी करा सकती है. G6PD deficiency. Okay, so these were the causes of anemia, and one of the alteration of the आरबीसी और हीमोग्लोबिन काउंट, एक तो कम हो जाती थी, एक ज्यादा हो जाते. ज्यादा हो जाते तो उसको क्या बोलते हो, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं. पॉलीसाइथीमिया इट में भी फिजियोलॉजिकल आल्सो, लेकिन पॉलीसाइथीमिया जो टर्म लेते हैं, ओके, इट इज बेसिकली फॉर पैथोलॉजिकल कंडीशन. ओके, लेकिन फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया इज आल्सो सीन किस केस में मिलेगा, रिलेटिव इंक्रीज इन आरबीसी काउंट व्हेन यू गो टू द हाई एल्टीट्यूड, इजंट इट. और एज के हिसाब से भी हो जाती है, एज में चेंजेस होते हैं ना, आपको बताया था आरबीसी बच्चों में एकदम इन्फेंट में ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, इजंट इट. विद एज, विद सेक्स देयर इज डिफरेंस इन द आरबीसी काउंट. ओके, एंड इन हाई एल्टीट्यूड इट इंक्रीजेस, इजंट इट. एंड इन एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑल्सो, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आरबीसी काउंट इंक्रीज होने लगती है. ओके, ड्यू टू द, क्यों इंक्रीज होती है एक्सरसाइज करने से, यस, हाई ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है तो इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. देन आफ्टर मील्स ऑल्सो, ओके, बीएमआर इंक्रीज हो रही है. इमोशनल कंडीशन, ये सब में क्या होता है, बेसिकली दीज आर स्ट्रेसफुल सिचुएशन. स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या होता है, कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज होती है. कॉर्टिजोल इज ए स्ट्रेस हार्मोन, वो एक्टिविटी को बढ़ाती है. ओके, सो बट देयर इज पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट, दैट इज मेन टर्म इज पॉलीसाइथीमिया. ओके, इसको हम पॉलीसाइथीमिया बेसिकली, इट में बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया. प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया का दूसरा नाम दिया है इरिथ्रीमिया. ओके, इसमें क्या होगा, बेसिकली जो बोन मैरो है वो हाइपर एक्टिव हो रही है ना. जब तक बोन मैरो हाइपर एक्टिव होगी उसको हम प्राइमरी बोल रहे हैं. प्राइमरी मतलब जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे हो रही है एक्चुअली. ओके, तो आरबीसी में, बोन मैरो में तो सिंथेसिस हो रही है, तो वहीं पे क्या हो रहा है, हाइपर एक्टिविटी हो रही है. ओके, सो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक मैलिग्नेंसी ऑफ द बोन मैरो, इसमें क्या होगा, आरबीसी काउंट विल इंक्रीज अप टू 7 to 8 million. और हेमाटोक्रिट, हेमाटोक्रिट किसको बोलते हो, what is hematocrit? It will increase 60 to 70%. What is hematocrit? टोटल सेलुलर वॉल्यूम, जो सेल्स होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सबको बोलते हैं हम हेमाटोक्रिट या पीसीवी भी बोलते हो, पैक्ड सेल वॉल्यूम. बट एक्चुअली इट इज, हम चूंकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, तो प्रैक्टिकली वी टेक आरबीसी वॉल्यूम एज द हेमाटोक्रिट वैल्यू, इजंट इट. It is around 45%. Okay, 40 to 45%. So along with in the primary polycythemia, what happens, along with the RBC count, WBC और platelets भी increase हो जाते हैं. समझ में आ रहा है, usually associated with excess WBC and platelets, क्योंकि as a whole bone marrow activity has increased, isn't it? And in secondary polycythemia, it is secondary to some
पॉलीसाइथेमिया हो तो रहा है बट ड्यू टू सम अदर काउज, आउटसाइड फैक्टर्स, ओके, लाइक हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में चले गए, क्रॉनिक हाइपोक्सिया हो रहा है, ओके, लाइक बच्चों में क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज होते हैं ना, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिक्सिंग होने लगता है ब्लड का, है ना, ऑक्सीजन और प्यूरिफाई नहीं हो पाता, इजंट इट? सो इन दैट केस वो हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट है, तो क्रॉनिक हाइपोक्सिया जब होगा तो क्या होगा, इरिथ्रोपोइटीन का लेवल को इंक्रीज करता है और दैट्स व्हाई इट कॉजेज पॉलीसाइथेमिया। ऑल्सो इन केस ऑफ क्रॉनिक स्मोकर्स, ओके, वो भी हाइपोक्सिक कंडीशन है, इजंट इट? एंड इन केस ऑफ रीनल ट्यूमर्स और सीवियर डिहाइड्रेशन, इसमें भी मिल जाता है रिलेटिव सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया काउजेज है, ओके। So we finished the RBC topic on RBCs. Now we'll start with the WBCs. Okay. So WBCs, white blood cells. ब्लड में आपको एक RBCs हैं, WBCs और प्लेटलेट, सबके बारे में पढ़ना है। आपने RBCs पढ़ा अभी। We will start with the WBCs. You are all aware कि जब हम ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ब्लड लिया आपने, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन करेगा, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं वापस, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। सबसे नीचे सेटल करेंगे वो इरिथ्रोसाइट्स है ना, इसी को हम पीसीवी या हेमाटोक्रिट बोलते हैं बेसिकली। एंड ऊपर में क्या होगा, प्लाज्मा होगा 55% एंड दिस टू कंटेंट्स 45% बोलते हैं हम, है ना, ऊपर में प्लाज्मा होता है, समझ में आ रहा है? प्लाज्मा भी हमने पढ़ लिया, प्लाज्मा प्रोटीन ये सब हमने कर लिया। एंड इरिथ्रोसाइट्स बफी कोट में क्या होते हैं, WBCs एंड प्लेटलेट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दोस। सो WBCs, यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ WBCs। WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स मेनली आपको डिफेंस के लिए होता है, isn't it? बॉडी के डिफेंस के लिए काम आता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ WBCs ब्रॉडली डिपेंडिंग अपॉन द presence of specific granules or absence of specific granules. Granulocytes और A granulocytes बोलते हो ना, A granulocytes are also having granules but they are non-specific granules. Okay, specific नहीं होते, specific granules होता है, उसी को हम granulocytes में रखते हैं। Granulocytes and A granulocytes. Granulocytes में you know कौन कौन से होते हैं, neutrophil, eosinophil and basophil. You all know these things. मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, न्यूट्रोफिल्स का, ओके। उसके बाद लिम्फोसाइट्स का, उसके बाद मोनोसाइट्स का, उसके बाद इस्नोफिल्स का, उसके बाद लास्ट में बेजोफिल्स होते, सबसे कम होते बेजोफिल्स। बहुत सारे स्लाइड्स देखोगे तो आपको एक दो दिख सकता है, ओके। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई, आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत डिटेल में कराएंगे, lymphocytes and monocytes. You can see this is the structure of the neutrophil. जब आप इसको स्टेन करते हैं, आप लैब में करोगे, लिशमैन स्टेन वगैरह से आपको प्रोसीजर है, यू विल फोकस, जब 100x पे आप उसको फोकस करोगे तो न्यूट्रोफिल इस तरह का दिखेगा, ओके। इट इज मल्टीलोबेटेड सेल साइज। जब भी सेल को आप आइडेंटिफाई करोगे, किसी भी सेल को, तो 2-3-4 चीजों को आपको ध्यान रखना। एक तो साइज देखना है उसका, है ना, वो भी RBCs के कॉरेस्पॉन्डिंग में देखते हैं, रफली डबल होता है, ओके। तो एक तो साइज देखना, फिर ग्रेन्यूल्स देखते हैं, ग्रेन्यूल्स कैसे हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस में लोब्स कितने हैं, समझ में आ रहा है? एंड देन कलर ऑफ द ग्रेन्यूल्स एंड द कलर ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये चीज देखना होता है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, ये मल्टीलोबेटेड बोलते हैं, मल्टीपल लोब्स होते हैं न्यूक्लियस के, एंड दे आर ज्वाइंड बाय द थिन स्ट्रैंड्स, है ना, मल्टीपल लोब्स होंगे, दे आर ज्वाइंड बाय द स्ट्रैंड्स, थिन स्ट्रैंड्स, समझ में आ रहा है? मल्टीलोबेटेड कितने लोब्स तक हो सकते हैं, 2 to 5, सम बुक्स राइट 6 ऑल्सो, ओके। इतने मिल सकते हैं आपको, 2 लोब्स के भी मिल सकते हैं, 3 लोब्स के, 4 लोब्स के, 5 लोब्स। व्हाट डज द लोब्स मीन? लोब्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपने किसी स्पेसिमेन को देखा, किसी में ज्यादा 3 लोब्स के मिल रहे, दूसरा आपने देखा जिसमें 4 लोब्स के ज्यादा मिल रहे, किसी थर्ड में देखा इसमें 5 लोब्स के ज्यादा, तो व्हाट डज इट मीन फॉर यू? यस, इट मीन्स द
किस एज का है वो न्यूट्रोफिल। यंगर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो कम लोब्स होते हैं, जो ओल्डर न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो ज्यादा लोब्स के मिलेंगे, है ना। जो ज्यादा लोब्स के इसका मतलब वो डाई करने जा रहा है वो, है ना। सो इट विल बी मल्टीलोबेटेड, मल्टीपल लोब्स के मिल सकते हैं। एंड यू विल सी इसके साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, आपको दो तरह के ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। ओके, इट विल बी फाइन ग्रैन्यूल्स, बहुत फाइन ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, बट फाइन सैंड लाइक ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। ओके, एंड इट विल, दिस ग्रैन्यूल्स विल टेक अप टू टाइप्स ऑफ डाइज, दो डाइज को लेंगे, एक एसिडिक डाई और बेसिक डाई, दोनों कलर को ये लेते हैं। ओके, यो एसिडिक डाई कौन से होते हैं, ईओसिन, और बेसिक डाई इज मिथिलीन ब्लू। तो ये दोनों को ये टेकअप करते हैं। ओके, सो दिस विल फाइन, वेरी फाइन ग्रैन्यूल, सैंड लाइक ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, बारीक टाइप का बहुत मिलेगा। एंड इट विल टेक अप बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक डाइज। ओके, एसिडिक डाइज यूजुअली रेड कलर, ओके, और बेसिक डाई ब्लू कलर का होता है। तो ये वायलेट पिंक टाइप का मिलेगा, इस तरह का कलर मिलेगा, ठीक है। एंड मल्टीपल लोब्स होने के चलते इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स किसको बोलोगे, न्यूट्रोफिल को, क्योंकि बहुत सारे उसके लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में। ओके, देन एओसिनोफिल 1 to 4% है। यू कैन सी हियर हाउ मेनी लोब्स ऑफ दिस एओसिनोफिल, बाइलोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड स्पेक्टिकल शेप का बोलते हैं। जब आप देखोगे स्पेक्टिकल शेप का टाइप का लगेगा। एंड इट्स ग्रैन्यूल्स विल बी कोर्स, बहुत मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। एंड दे आर एसिड लवर्स, ईओसिन डाई को लेते हैं ये। सो इट विल बी रेड टाइप का मिलेगा, ब्रिक रेड कलर का ग्रैन्यूल्स मिलेगा, साइज विल बी सेम। ओके, आरबीसीज के डबल मिलेंगे, लगभग 14 माइक्रोमीटर, 10 to 14 माइक्रोमीटर बाइलोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा। देन अनदर इज द बेजोफिल। बेजोफिल इज ऑल्सो हैविंग कोर्स ग्रैन्यूल्स, उसी तरह का मोटे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। एंड न्यूक्लियस भी इसके बाइलोब्ड तो होते हैं, बट नॉट स्पेक्टिकल टाइप का, ये एस शेपेड मिलेगा, एस शेपेड मिलते हैं। ओके, एंड इसके जो ग्रैन्यूल्स होंगे, इट विल बी ऑल्सो कोर्स ग्रैन्यूल्स, बट इट विल बी बेसिक डाई लवर। ओके, मिथिलीन ब्लू को लेगा, ब्लू रहेगा, देखो ब्लू टाइप का है ना। एंड इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इसके जो ग्रैन्यूल्स इतने ज्यादा होते हैं ना कि न्यूक्लियस विजुअलाइज मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज द न्यूक्लियस ऑफ द बेजोफिल्स, समझ में आ रहा है। देन ए granulocytes, that means they are having the granule but they are non-specific granules. Okay, non-specific granules. So eosinophil कैसे, lymphocytes कैसा दिखेगा, you can see lymphocytes में भी स्मॉल होते हैं और लार्ज होते हैं, but it will be, इसके जो सेल साइज होंगे ना, जो न्यूक्लियस होंगे, इट विल कवर होल ऑफ द साइटोप्लाज्म, स्मॉल लिम्फोसाइट्स में स्पेशली। इससे क्या होगा, न्यूक्लियस बड़ा होगा, काफी देखो कवर कर रहा है साइटोप्लाज्म, थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म यू विल सी, समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस थोड़े बड़े होते हैं। देन मोनोसाइट्स विल ऑल्सो बी हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, बट द न्यूक्लियस विल बी इंडेंटेड, एक तरफ से क्या होगा, हॉर्स शू शेपेड बोलते हैं उसको, हॉर्स शू शेपेड, लग रहा है ना ऐसा। और इसेंट्रिक न्यूक्लियस होगा, एक साइड में रहेगा, इसेंट्रिक न्यूक्लियस, ये सब आपको वहां पे प्रैक्टिकल में भी कराएंगे। एंड दे विल बी हैविंग द ग्रैन्यूल नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स, तो विजुअलाइज नहीं होंगे आप, है ना। ब्लू साइटोप्लाज्म रहेगा, साइटोप्लाज्म ब्लू रहेगा, क्लियर साइटोप्लाज्म। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। सो वन थिंग यू हैव टू नो दैट न्यूट्रोफिलिया किसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल काउंट जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। ओके, न्यूट्रोफिलिया। कम को क्या बोलते हो आप, न्यूट्रोपिनिया, पीनिया का मतलब कम होना। ओके, उसी तरह स्नोफिल में भी स्नोफिलिया बोलते हैं, स्नोपिनिया, बेजोफिलिया और बेसोपिनिया। बट इन लिम्फोसाइट काउंट अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो क्या बोलोगे, लिम्फोफिलिया नहीं है इसमें, लिम्फोसाइटोसिस। ओके, इट इज नॉट फिलिया हियर, इट इज लिम्फोसाइटोसिस। ओके, और लिम्फोपिनिया है उसमें भी मोनोसाइटोसिस एंड मोनोसाइटोपिनिया।
लेट क्यों आ रहा है बेटा, आ जाओ आ जाओ। So we'll learn more about those things. TLC count, all of you know that it is, कितना होता है हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट? ये सारे ल्यूकोसाइट्स है ना, ये तो हमने परसेंटेज में दिखा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है? इट इज 4000 to 11000, everyone knows that, per microliter in adults, 4000 to 11000, okay. But in case of children, जो बच्चे होते हैं, एक महीना तक का बच्चा जो होता है ना, बर्थ हुआ 1 मंथ तक, उसका थोड़ा रिलेटिवली हायर ल्यूकोसाइट काउंट इज देयर, बिकॉज इम्यून सिस्टम जो होता है उसका डेवलप पूरा नहीं होता, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम जो डेवलप नहीं है, तो बॉडी क्या करता है, ल्यूकोसाइट काउंट को इंक्रीज कर देता है, ओके, टू प्रोटेक्ट द बेबी, ओके. सो इट इज अप टू 30,000 पर माइक्रोलीटर, ओके. एंड एज द बेबी ग्रोज, 1-2 साल तक तो आपका लगभग थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 2 साल के बाद फिर नॉर्मलाइज होने लगता है. एंड यू नो देयर आर कंडीशन विच आर कॉल्ड, जिसमें टीएलसी काउंट इंक्रीज हो जाती है और टीएलसी काउंट डिक्रीज होती है. इंक्रीज किसमें होगी? टीएलसी काउंट. ये कंडीशंस आपको याद रखना होगा. स्पेशली यू हैव टू रिमेंबर दैट ये तो फिजियोलॉजिकल इंक्रीज है न्यूबॉर्न्स में, एक्सरसाइज में, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, है. ये सारे क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल इंक्रीज इन टीएलसी काउंट. न्यूबॉर्न में एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या होता है? टीएलसी काउंट इंक्रीज हो जाता है टेम्पररी, ओके. बिकॉज वो क्या होता है, बहुत सारे जो टीएलसी जो डब्ल्यूबीसी चलते हैं उसके 2 पूल में चलते हैं. ब्लड में जो चल रहे हैं ना, एक तो चलते हैं सर्कुलेटिंग पूल बोलते हैं बीच में, और एक होता है मार्जिनल पूल जो साइड में रहते हैं. वो समझ में आ रहे हैं? तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो मार्जिनल पूल वाले उधर शिफ्ट हो जाते हैं सर्कुलेटिंग पूल में, ओके. सो इन प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, stressful conditions, okay, TLC count will increase, physiological increase. Then after injection of epinephrine, adrenaline का इंजेक्शन देते हैं, corticosteroids का. After injection of epinephrine, leukocyte count gets increased. This is important. ये तो जरूर सबको याद होना चाहिए. Any pyogenic infection, pyogenic means, bio means पस को बात है, जहां पे भी पस हो रहा है इसका मतलब वहां पे ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होगा, है ना. एनी पायोजेनिक और पायरोजेनिक, पायरोजेनिक मींस फीवर प्रोड्यूसिंग, ओके. सो इन दिस केसेस ल्यूकोसाइट काउंट विल बी इंक्रीज्ड. स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन में भी देते हैं, बढ़ जाता है. एंड ल्यूकोपीनिया कब होगा? स्टारवेशन में बोलते हैं. प्लस वन कंडीशन यू ऑल शुड नो, टाइफॉइड एंड वायरल फीवर, है ना. टाइफॉइड के कंडीशन में क्या होता है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना, साल्मोनेला टाइफी से होता है ना. सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये टाइफॉइड प्रोड्यूसेस डिक्रीज इन द टीएलसी काउंट, टीएलसी काउंट कम हो जाती है, ठीक है. कुछ कंडीशन आपको याद रखना है. इंट्रिक फीवर बोलते हो ना इसको, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड फीवर. देन वायरल इन्फेक्शन और प्रोटोजोल इन्फेक्शन, ऑब्वियसली इफ द बोन मैरो इज डिप्रेस्ड द ल्यूकोसाइट काउंट विल decrease, isn't it? Now this thing we have learned previously also. हेमाटोपोइसिस कैसे हो रहा था? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से स्टार्ट होता है ना, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, वहां से कमिटेड स्टेम सेल बनते हैं. कमिटेड स्टेम सेल या तो माइलॉइड सीरीज का या लिम्फोइड सीरीज का, माइलॉइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज, है ना. कमिटेड स्टेम सेल्स बोलते हैं, कमिटेड स्टेम सेल्स. कॉमन माइलॉइड सेल्स, कॉमन लिम्फोइड सेल्स. लिम्फोइड सेल्स से क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स बनेंगे, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. और इधर से जितने सेल्स हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, सारे डब्ल्यूबीसी, सब इससे बनेंगे, है ना. माइलॉइड सीरीज से, माइलॉइड सीरीज से, माइलॉइड सीरीज से क्या होगा? इरिथ्रोइड के कॉलोनी बनाएगा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इसका बनाएगा, तो इरिथ्रोइड आरबीसी बनाएंगे. उसी तरह मेगा कैरोइड सीरीज का जो भी कॉलोनी है वो इकट्ठा होगा, एक जगह इकट्ठा होंगे, वो प्लेटलेट्स बनाएंगे. एंड ऑल्सो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट सीरीज, है ना. ग्रेनुलोसाइट जितने हैं, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और
बेजोफिल, ये है ना, प्लस मोनोसाइट्स, यही बच गए थे ना इसमें बाकी सारे सेल्स में, मोनोसाइट सीरीज। ये क्या होंगे, एक कॉलोनी बनाते हैं और ग्रेनुलोसाइट वाले अलग कॉलोनी फॉर्मिंग बना लेते हैं यूनिट, और मोनोसाइट के अलग बनते हैं। समझ में आ रहा है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में तीनों ग्रेनुलोसाइट हो गए, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल और बेजोफिल। अब इसमें क्या होते हैं, बीच में ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं, आपको बताया था ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं, है ना। यहाँ पे कमिटेड सेल्स में ये सारे ग्रोथ, इंटरल्यूकिन 1, 3 एंड 6, दीज आर द साइटोकाइंस, दीज आर द ग्रोथ फैक्टर्स, है ना। इसके एब्सेंस में क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, प्लूरिपोटेंट कमिटेड में नहीं जाएगा ये। ओके, सो दीज आर द ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। स्नोफिल के लिए देखो IL-5 स्पेशल है। स्नोफिल में जो बनता है ना, स्नोफिल सीरीज का जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है वो इकट्ठा होगा और तभी वो बढ़ेगा, स्नोफिल मैच्योर स्नोफिल बनेगा जब IL-5 का रिक्वायरमेंट हो, वहां पे मिलेगा उसको IL-5। न्यूट्रोफिल में ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, उसमें बेजोफिल में IL-3 एंड IL-4। सो दीज आर द ग्रोथ फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड, ये सेम चीज है। So major cytokines we have discussed, these ल्यूकोपोएसिस, ये जो चेंज हो रहा है एक फेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है, कमिटेड से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बन रही है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से फर्दर वो सेल्स में, वो कमिटेड लाइंस में जा रहे हैं, वो है ना, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेजोफिल। इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स लग रहे हैं। ओके, दे आर रेगुलेटेड बाय द साइटोकाइंस, आर नथिंग बट द ग्रोथ फैक्टर्स। ओके, मेजर cytokines are colony stimulating factors, interleukins and also tumor necrosis factor. These help in the proliferation. Okay, proliferate करने में, growth करने में help कर रही, differentiation and proliferation. Okay, and interleukin, ये colony stimulating factors में 3 टाइप के अभी बताया आपको, GM-CSF, G-CSF and M-CSF. Interleukin 1, 3, 6. Okay, stem cell को mature कर रहे हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल 2 किसमें बन रहा है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से कमिटेड जो बन रहे हैं ना, वो यहाँ पे काम आ रहे हैं, कमिटेड स्टेम सेल्स, माइलॉइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज। देन IL-5 फॉर स्नोफिल के ग्रोथ के लिए हो रहा है। ओके, देन IL-3 एंड IL-4 फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेजोफिल। IL-2 इनहिबिट्स दिस माइलोपोएसिस, जितने भी आपको सेल्स एक दूसरे लाइन में चेंज हो रहे हैं ना, IL-2 अगर देंगे तो वो इनहिबिट हो जाएंगे, इनहिबिटरी है ये। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द ल्यूकोपोएसिस। अब ल्यूकोसाइट जो बन रहे हैं उसके भी स्टेजेस है, जैसे हमने इरिथ्रोपोएसिस में देखा था ना, कौन कौन से स्टेज थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द, यस, हाँ, सबसे पहले कौन सा था, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के बाद प्रोनॉर्मोब्लास्ट, और कौन से थे, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, पता ना आपने, रेटिकुलोसाइट, देन आरबीसी। उसी तरह यहाँ पे भी स्टेजेस है, इसमें भी 6 स्टेजेस हैं, यार 6 स्टेजेस है। ओके, स्टार्ट फ्रॉम द, सारे सेल तो यहीं से स्टार्ट होंगे, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, देन ये कमिटेड स्टेम सेल हो गया, माइलॉइड सीरीज में जाएगा ना, तभी तो ल्यूकोसाइट्स बनेंगे, माइलॉइड सीरीज से बन रहे हैं ना ल्यूकोसाइट्स। सो माइलॉइड स्टेम सेल्स, वहां से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट सीरीज, देन ग्रेनुलोसाइट सीरीज, समझ में आ रहा है, ग्रेनुलोसाइट सीरीज में आएगा, ग्रेनुलोसाइट में फिर न्यूट्रोफिल के लिए अलग होगा, स्नोफिल के लिए, बेजोफिल के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये सारे सीरीज, तो जितने भी ग्रेनुलोसाइट होते हैं, CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट, ये क्या होगा, स्टार्ट होता है, द अर्लीस्ट प्रिकर्सर सेल ऑफ द ल्यूकोसाइट इज माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट न्यूट्रोफिल का है ना, या फिर आपको स्नोफिल का, ये बेजोफिल, माइलोब्लास्ट होता है ना, माइलोब्लास्ट सेल, दिस इज द अर्लीस्ट सेल। अब इसमें क्या होता है, सेल साइज, जैसे हमने आरबीसी में देखा था, क्या था, साइज पहले बड़े थे या छोटे थे, पहले बड़े थे ना, जो अर्ली सेल्स हैं उसके, जो उसके पूर्वज है उसके साइज बड़े थे, है ना, जैसे जैसे मैच्योर होते वो साइज छोटे होते जाते, उसी तरह यहाँ पे भी है, साइज इसका पहले काफी बड़ा है ना, अप टू 20-30 माइक्रोन तक जाता है। ओके, और इसमें न्यूक्लियस भी बड़ा है, साइज भी बड़ा है, न्यूक्लियस भी बड़ा है,
है ना, एंड देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई बहुत सारे होते हैं, 4 to 5 न्यूक्लियोलाई, क्योंकि रैपिड डिवीजन करना होता है, मल्टीपल न्यूक्लियोलाई आर देयर, एंड इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, डीएनए जो होंगे इसके अंदर, न्यूक्लियस है तो डीएनए होगा, दे आर लूज क्रोमैटिन, लूज फॉर्म में होते, ओपन होते, जिससे कि वो रेप्लिकेट ज्यादा कर सके, लूज फॉर्म में होते, समझ में आ रहे? सो एंड इसके जो साइटोप्लाज्म होंगे वो ब्लूइश कलर के होंगे, ठीक है, बेसिक डायलेंगे। देन द नेक्स्ट स्टेज इज प्रोमाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, देखो ये फर्स्ट स्टेज हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 स्टेजेस है टोटल, ये मैच्योर फॉर्म में आ गया न्यूट्रोफिल। सो द फर्स्ट स्टेज इज माइलोब्लास्ट, ये जो अर्लीस्ट के बाद माइलोब्लास्ट, देन प्रोमाइलोसाइट। अब इसमें क्या होगा, चेंजेस क्या होंगे, इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते, इसमें माइलोब्लास्ट में दे आर ए ग्रैन्युलर, माइलोब्लास्ट में जो साइटोप्लाज्म है ग्रैन्यूल्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल से स्टार्ट होते हैं, नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स स्टार्ट्स इन विच फेज, प्रोमाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, है ना, ये पहला नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल से स्टार्ट होता है, नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स, ओके, एंड यू कैन सी न्यूक्लियस का साइज भी थोड़ा छोटा हो रहा है, सेल साइज भी छोटा हो रहा है ना, एंड स्टिल देयर इज लूज क्रोमैटिन, स्टिल अभी यहाँ पे कंडेंस नहीं होता है, डेंस नहीं होता है ना, अभी भी क्रोमैटिन लूज फॉर्म में ही है लिटिल बिट, ठीक है, एंड देन नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स या एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल, सब एक ही नाम है ना, एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स या लाइजोसोम्स भी सिंपली कहते हैं, these are all the same names, non-specific granules, primary granules, okay, then azurophilic granules or lysosomes, they are all the nothing but the same, okay, so the first appears here in the promyelocyte stage, then again here in the myelocyte stage, myelocyte, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस फर्दर और छोटे होते हैं, साइज छोटा होता है, ओके, एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे क्रोमैटिन लिटिल बिट डेंस होने लगते हैं ना, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। यहाँ इसके बाद क्या होगा, माइलोसाइट के बाद ये फर्दर डिवाइड नहीं करता, ये फिर स्पेसिफिक सेल लाइन ले लेता है, हमको क्या बनना है, न्यूट्रोफिल बनना है, बेजोफिल बनना है, स्नोफिल बनना है, ओके, यहाँ के बाद क्या होगा, स्पेसिफिक सेल लाइन ले लेता है। तो ये 3 डिवीजन में माइटोसिस होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, प्रो माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट एंड माइलोसाइट, माइटोटिक फेज कहते हैं, माइटोटिक फेज, उसके बाद सिंपली मैच्योर होता है ये, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग मी? एंड हियर अपार्ट फ्रॉम द, यहाँ पे क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स, नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स तो रहते हैं, उसके अलावा क्या होता है, दूसरे तरह के ग्रैन्यूल्स आने लगते हैं, ओके, उसको हम स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होगा तभी वो ग्रैनुलोसाइट बनेगा, समझ में आ रहा है, तभी वो ग्रैनुलोसाइट होगा। स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स, उसको हम सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फेज में क्या होता है आपका, मेटामाइलोसाइट्स होता है, मेटामाइलोसाइट्स बोल रहे हैं, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स का नंबर ज्यादा होने लगता है, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स कम होते हैं, सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स, स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स इंक्रीजेस मोर, समझ आ रहा है। उसी तरह फिर आपका लास्ट में एक बैंड फॉर्म बोलते हैं या स्टैप फॉर्म भी बोलते हैं, इसमें इंडेंट हो जाते हैं न्यूक्लियस, है ना, लोब्स बनने के लिए इंडेंटेड, ओके, एंड यू कैन सी फिर मैच्योर फॉर्म में इधर आ जाते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और मोनोसाइट्स के लिए ये अलग से माइलो मोनोब्लास्ट बनाता है, मोनोब्लास्ट की जगह पे माइलो मोनोब्लास्ट बनते हैं, और प्रो मोनोसाइट देन मोनोसाइट, इसमें बीच के स्टेजेस नहीं होते, ओके। और मोनोसाइट्स, यू नो, व्हेन इट enters into the tissues, they are called macrophages, okay. This is the same thing which we have discussed. Cytoplasm is basophilic, myeloblast is the rapidly multiplying cell, 5 to 6 क्या होता है, न्यूक्लियोलाई होते हैं, इसमें न्यूक्लियोलाई बहुत सारे होते हैं, ओके, लूज क्रोमैटिन होता है इसमें, समझ में आ रहा है, एक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। प्रोमाइलोसाइट, इसमें भी क्या होता है, लूज क्रोमैटिन है,
nucleoli number decreases, non-specific granules are there. Okay, they are very rich in acid hydrolases. Then myelocyte nucleus are more condensed. यहाँ पे क्रोमेटिन क्या होगा, कंडेंस्ड होना शुरू हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं. यूक्रोमेटिन इज ओपन क्रोमेटिन, लूज क्रोमेटिन. Okay, specific granules appear apart from the primary granules. After this stage, this is important, cells simply mature, it does not multiply. समझ में आ रहा है? And here यहाँ पे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये किस सीरीज में जा रहा है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं ना इसमें, तो ग्रैन्यूल से आप पहचान सकते हो कि न्यूट्रोफिल में जा रहा है, एस्ट्रोफिल में जा रहा है, बेसोफिल में जा रहा है. ओके, देन मेटामाइलोसाइट्स, secondary granules will be more. Stab cells, nucleus become indented, it becomes horseshoe shaped, and then the cell enters into the circulation. Neutrophil will go into the circulation. Okay, segmented हो जाएंगे. So this is the life cycle. One is happening in the bone marrow. Bone marrow में हो रहा है ना, चल रहा है. Then it is entering into the circulation. Then next it also enters into the tissues. Tissue भी जाएंगे ना. So there are three phases. That is bone marrow phase बोलते हैं इसको. Marrow phase, bone marrow phase, then circulatory phase, then the tissue phase. Tissue phase. देख सकते हो इधर, ये मोनोब्लास्ट है, माइलोब्लास्ट है ना. ये कहाँ पे है, ये बोन मैरो में है ना, ये बोन मैरो में चल रही है. समझ में आ रहा है? बोन मैरो फेज है ये. और ये देखो इधर ये आपको मैक्रोफेजेस वाला लाइन जा रही है, मोनोसाइट्स वाले, और उधर दिखा रहा है आपको न्यूट्रोफिल का फॉर्म. डिफरेंट स्टेजेस, प्रोमाइलोसाइट, माइलोब्लास्ट के बाद प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म. देन पीएमएन क्या हो गया, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स. दीज आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, है ना, न्यूट्रोफिल्स आ गए यहाँ पे. उसके बाद ये टिश्यूज में आएंगे, सेल्स में, टिश्यूज में भी जाते हैं, है ना. और वहां पे क्या होता है, कुछ डेज के लिए रहते हैं, 1-2 दिन के लिए. उसके बाद उसको मैक्रोफेजेस क्लियर कर देते हैं, जो रेजिडेंट मैक्रोफेजेस है. मैक्रोफेजेस आर थ्रू आउट योर बॉडी. Macrophages are big eaters, isn't it? It clears the debris. समझ में आ रहा है? Dead and decaying चीजें जो क्लियर करता है, तो वो क्या करता है, न्यूट्रोफिल को भी क्लियर करता है. So you can see here, ये कितना दिन ले रहा है, ये बोन मैरो में it takes around 10 days. बोन मैरो में it takes around 10 days. 10 days ले रहा है बोन मैरो में. उसमें यूजुअली जो माइटोटिक फेज होता है वो 5 डेज का होता है. ओके, 5 डेज का माइटोटिक फेज. कहां तक है, यस, नहीं यहां तक है नहीं, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट तक है. इसके बाद नहीं होता, है ना. उसके बाद ये सिंपली मैच्योर होता है. बाकी 5 डेज इसमें लगते हैं. और इट रिमेन्स इन द ब्लड फॉर ओनली आवर्स, few hours, 6 to 8 hours only. ओके, समझ आ रहे, या फिर डिके करने लगता है. उसके बाद टिश्यूज में 1 to 2 डेज के लिए रहता है, ये फ्यू डेज के लिए, और इसके बाद ये क्लियर कर लेते हैं. तो 3 phases, मैरो फेज, सर्कुलेशन फेज एंड टिश्यू फेज. ये इस तरह से पिक्चर मिलेगा आपको, सारे सेल्स दिखेंगे उसमें, इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट, जो आप करोगे प्रैक्टिकल. ओके, देन न्यूट्रोफिल, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है. दिस न्यूट्रोफिल इज द मोस्ट मोटाइल. अच्छा, सबसे पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन से होते हैं अगर इन्फेक्शन आया आपके बॉडी में? विच इज द फर्स्ट वन टू कम? न्यूट्रोफिल्स. व्हाई इज इट सो? इट इज मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज्यादा नंबर में होता है ना, 60%, 70% तक होता है न्यूट्रोफिल. क्योंकि सबसे ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले आने चाहिए. देन इट इज मोस्ट मोटाइल. इसके बाद सीडोपोडियाज होते हैं. ओके, वो क्या करते हैं, वो उसको सबसे पहले वो उसके तरफ जाते हैं. देन मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट मोटाइल. एंड व्हाट इज द थर्ड रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन? जो इन्फेक्शन जाता है ना,
तो वो इट रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स, उसको हम बोलते हैं केमिकल मेडिएटर्स, ओके, कीमोकाइंस भी बोलते हैं। वो कीमोकाइन सबसे ज्यादा नंबर में न्यूट्रोफिल के लिए निकलता है, समझ में आ रहा है? इट अट्रैक्ट्स मैक्सिमम टू द न्यूट्रोफिल्स, इसलिए वो पहले आता है, ओके। सो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये सब पहचानने के लिए वी हैव डिस्कस्ड द ग्रैन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल। यू मस्ट नो व्हाट आर द ग्रैन्यूल्स। उसमें बताया था ग्रैन्यूल्स होते हैं, दीज आर, किस तरह ग्रैन्यूल्स मिलते हैं उसमें, एसिडिक और बेसिक दोनों उसमें लेते हैं ना वो ग्रैन्यूल्स। फाइन ग्रैन्यूल्स आर देयर, दीज ग्रैन्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूट्रोफिल को क्या करना है, उसको किल करना है, फैगोसाइटोस करना है, उसको किल करना है। सो हाउ डज इट डू, थ्रू दीज ग्रैन्यूल्स एक्चुअली इट यूटिलाइजेज इट्स ग्रैन्यूल। उस ग्रैन्यूल्स में बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, वो किलर्स होते हैं, ओके। दे आर कॉल्ड प्राइमरी ग्रैन्यूल्स, बताया था वो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स से एज़ुरोफिलिक ग्रैन्यूल, नॉन स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स, इट इज हैविंग बोथ प्राइमरी ग्रैन्यूल एंड सेकेंडरी ग्रैन्यूल, स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स भी है। तो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स क्या रिलीज करता है, कंसी एसिड हाइड्रोलाइजेज, देन माइलोपेरोक्सीडेज। माइलोपेरोक्सीडेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया, है ना, फॉर द इनफैक्ट न्यूट्रोफिल्स, माइलोपेरोक्सीडेज। ये प्राइमरी ग्रैन्यूल्स में, तो ये करता है क्या है, ये एक्चुअली जो वहां पे जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है, इट कैन टेक अप दोज ऑक्सीजन एंड इट कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड जानते हो, इज वेरी किलर मॉलिक्यूल। सुपर ऑक्साइड ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज कराता है। सुपर ऑक्साइड्स OH हाइड्रोक्सिल बना सकता है, ये HOCl बना सकता है, हाइपोक्लोरस एसिड होता है ना, डिफेंसिन्स, और वो क्या होता है, वो डैमेज करता है बैक्टीरिया को। इट इज वेरी किलर मॉलिक्यूल, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज कराते हैं। देन प्राइमरी ग्रैन्यूल्स आल्सो हैविंग डिफेंसिन्स। देन सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, जो स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स, इसमें क्या है, लाइजोजाइम्स है प्लस लैक्टोफेरिन। लाइजोजाइम्स लैक्टोफेरिन कैसे काम कर रहे हैं, लैक्टोफेरिन बेसिकली क्या करता है, जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है ना, उससे जो आयरन है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करता है, समझ में आ रहा है, आयरन को एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो उसके जो एंजाइम्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, लैक्टोफेरिन। देन अल्कलाइन फॉस्फेटेज, देन देयर आर डिफरेंट बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंजाइम, which is more damaging, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल होगा ना, बैक्टीरियोस्टैटिक तो उसको कंट्रोल करेगा, है ना। सो इट इज हैविंग प्राइमरी ग्रैन्यूल्स, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स है याद रखना है, सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स में कौन से एंजाइम्स है। देन देयर आर आल्सो टर्शियरी ग्रैन्यूल्स भी होते हैं इसमें। टर्शियरी ग्रैन्यूल्स, दे आर स्पेशल कटर्स। इसका काम क्या होता है, टर्शियरी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उसमें वो क्या करते हैं, बेसिकली वो जो रिलीज करते हैं न्यूट्रोफिल से, तो न्यूट्रोफिल को चूंकि टिश्यूज में जाना होता है, टिश्यूज को कट करके और जहां पे इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म वहां तक रीच करना है, रीच करना होगा ना, इन्फेक्शन आया है तो वहां तक टिश्यू तक पहुंचेगा ना न्यूट्रोफिल, तो उसको इन्वेड करने के लिए क्या करते हो, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसको कट करना होता है, तो दे आर एक्टिंग एज ए स्पेशल कटर्स, ओके। कटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, टिश्यू कटर्स होते हैं, लाइक कोलाजिनेजेस, जिलाटिनेजेस, hyaluronidase, cytochrome B, alkaline phosphatases. So apart from those, there are other enzymes also. So primary, secondary, tertiary, इतना तीन तो जरूर याद रखना है। There are other lysosomal enzymes, elastase, proteinase, phosphatase, sulfatases, और भी granules हैं इतने, ठीक है। So as I was telling you, when neutrophils are fighting against the microbes, they produce highly reactive oxygen derived radicals। समझ रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज कराता है, कैसे करता है, एज अ इट टेक्स अप द थ्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ग्रैन्यूल्स, इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन लेगा, ये कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज, इट कन्वर्ट इनटू सुपर ऑक्साइड रेडिकल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन, HOCl, दे आर ऑल वेरी डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स फॉर द माइक्रोब्स, ओके। उसको डिस्ट्रॉय कर देता है इमीडिएटली, ओके। एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी बर्स्ट फेनोमेना। क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेटरी बर्स्ट फेनोमेना, ओके। इट इज डैमेजिंग, ओके। टाइम फंक्शंस, लिटिल बिट अबाउट द फंक्शंस। Phagocytosis you all know, inflammation
It acts through the leukotriene, prostaglandin and thrombin. It also produces endogenous pyrogen. जब देखते हो पस होता है तो फीवर भी साथ में हो जाता होता है नहीं होता. So that is fever producing substance. Okay. न्यूट्रोफिलिया के कंडीशन है, एक्सरसाइज ये आपको फिजियोलॉजिकल, कोल्ड, पेन, सर्जरी, सेम कंडीशंस है, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस. देन पैथोलॉजिकल, यू मस्ट नो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, किस केस में मिलेगा न्यूट्रोफिलिया? यस, एनीवन? न्यूट्रोफिलिया मोस्ट कॉमन कंडीशन विच कॉजेज न्यूट्रोफिलिया, पैथोलॉजिकल कंडीशन. एनी पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म पस प्रोड्यूसिंग में ल्यूकोसाइट्स बढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा कौन बढ़ेंगे? न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं, है ना. पस प्रोड्यूसिंग और पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, स्पेशली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस का होता है इन्फेक्शन, या स्ट्रेप्टोकोकस का. समझ आ रहे? एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन, जितने एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट टिश्यू सर्जरी हो रहा है उस समय भी बढ़ सकते हैं. न्यूट्रोपिनिया, टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन. I'll discuss later in the next class. Okay.